नमस्कार सभी को। मैं प्रभास कुमार पीजीटी भूगोल जवाहर नवोदय विद्यालय सेगांव बुल्डाना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल विषय के प्रथम पाठ भारत आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये भारत का पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र है। इसमें राज्यों की सीमाएँ दिखाई गई हैं। मैप ऑफ इंडिया यानी पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है। अब अगर हम देखें तो भारत के बारे में, जो हमारा देश भारत है, उसकी कुछ स्थितियाँ क्या है, भारत की क्या स्थिति है। तो भारत आज वर्तमान समय में किस क्षेत्र तक कहाँ कहाँ प्रगति की है, विकास का अगर हम देखें सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। तो भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। विश्व की जो प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएँ हैं उनमें से एक भारत की भी नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई थी। मान लिया चाहे वो दजला फरात नदी घाटी की सभ्यता हो, नील नदी घाटी की सभ्यता हो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। हाल फिलहाल के वर्षों में या विगत वर्षों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति की है। खास करके अगर हम देखें कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। हमें विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसा कि शब्द ही है ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पश्चात भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और आज हम खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार, हमारे पास पर्याप्त सुरक्षित भंडार हैं, बफर स्टॉक हैं, और हमें विदेशों से खाद्यान्न का आयात नहीं करना पड़ता है। उद्योग धंधे की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान और बाद में भारत में बड़े बड़े बृहत आकार के उद्योग लगाए गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करें और खास करके अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने बहुत अधिक प्रगति की। आज हम अपने उपग्रह को अपने अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में की भूस्थिर कक्षा, जो निचली कक्षा में स्थापित करने में समर्थ हो गए हैं। यहाँ तक कि भारत ने 100 से अधिक उपग्रह को एक साथ भेजने का रिकॉर्ड भी कायम किया और विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञान के जो प्रमुख शक्ति हैं उनमें अपना नाम दर्ज कराया। अब हम देखेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करने के पहले जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, तो हम निम्न कक्षाओं में, मान लिया आप निम्न कक्षा में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन फिर हम एक बार उस पर नज़र डालेंगे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो 0 डिग्री है ग्लोब में, जो अगर हम देखें 0 डिग्री ये विषुवत रेखा, 0 डिग्री ये विषुवत वृत्त जो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है, और इसी के पैरेलल समानांतर जो है उत्तर और दक्षिण, यानी विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण में अक्षांश बताया जाता है। और जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये किसी भी विश्व में किसी भी स्थान की स्थिति को दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाया गया है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अगर हम देखें कि अब हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा को हम उत्तर और दक्षिण, अगर विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर अगर देखें तो उसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और नीचे 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री जैसा कि दिख रहा है, ये कौन सा है, ये अक्षांश है। और दूसरा देशांतर रेखा जो उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए ये रेखा खींची गई है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। तो ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा कहलाती है। और बीच में अगर हम देखें मुख्य यामोत्तर यानी 0 डिग्री,
इससे ईस्ट और वेस्ट जो है इसको व्यक्त किया जाता है। देशांतर रेखा को पूर्व और पश्चिम में व्यक्त करते हैं और अक्षांश रेखा को उत्तर और दक्षिण। अब ये 0 डिग्री से ऊपर की ओर यानी जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, उसके ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और नीचे का क्षेत्र जो है दक्षिण गोलार्ध, ये कहलाता है गोलार्ध। जैसा कि हम अभी देखेंगे कि भारत की स्थिति जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। भारत एक विशाल देश है और ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। अब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हम देखेंगे। तो भारत का जो अभी मैंने चर्चा की इसलिए कि अक्षांश और देशांतर रेखा है क्या। ये अक्षांश और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची हुई कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। किसी भी स्थान की स्थिति को दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जाल बनाया गया है। अब अक्षांशी विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशी विस्तार ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती। ये कर्क रेखा जो है अगर हम देखें तो भारत के लगभग ये मध्य से होकर के ये गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में ये विभक्त करती है। और उत्तर और दक्षिण जो कश्मीर से कन्याकुमारी देखें या फिर इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, तो ये इसका विस्तार है पूर्व और पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण। तो ये अगर हम देख लें तो इसको दिखाया जाता है। ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक उसी तरह 8 डिग्री 4 मिनट से अगर हम देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट। तो इससे अक्षांश और देशांतर के बारे में हम भारत के जो विस्तार है उसके बारे में जानकारी हासिल की है। अब हम आगे देखेंगे कि भारत का जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो 32.8 लाख लगभग वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल जो है 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हम आगे देखेंगे कि भारत से जो 7 बड़े जो देश हैं, जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, आगे उसकी चर्चा होगी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का जो है विश्व में 7वां बड़ा स्थान है। और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र गिना जाता है। अब भारत की स्थल की सीमा रेखा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित ये 7,516.6 किलोमीटर इसका विस्तार पाया जाता है भारत। अब हमने बताया कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 6 बड़ा देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा देश है रसिया या रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है चाइना या चीन, उसके बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और उसके पश्चात 7वें स्थान पर है भारत। तो ये 7 बड़े विश्व के जो राष्ट्र हैं। तो भारत का स्थान 7वां है और विश्व के कुल भूभाग का क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा भारत में है और जनसंख्या लगभग 16% जनसंख्या निवास कर रही है। यानी कहीं ना कहीं जो है भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है।
जनसंख्या क्षेत्रफल के मुकाबले जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। अब भारत के चारों ओर की स्थिति अगर हम देखें भौतिक, तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। और इसके दक्षिण का भूभाग भारत के उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के हिंद महासागर की ओर ये सकड़ा होता चला गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह अगर हम मानचित्र भारत को देखें तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। जैसा कि हमने देखा है, तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है भारत का वो 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतरी विस्तार जो देखें तो भारत का लगभग 30 डिग्री आता है। भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार का जो इंटरवल है वो 30 डिग्री है लगभग। लेकिन फिर भी अगर देखें पूर्व पश्चिम का विस्तार दक्षिण उत्तर के विस्तार की अपेक्षा कम दिखाई देता है। पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण भारत के उसकी अपेक्षा कम दिखाई देता है। अब हम आते हैं स्थानीय समय और मानक समय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो स्थानीय समय है क्या? पहले सर्वप्रथम ये सवाल उठता है कि स्थानीय लोकल टाइम क्या है और भारतीय मानक समय या भारत की मानक मध्याह्न रेखा, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको कहते हैं। तो भारत का मानक समय और स्थानीय समय में क्या अंतर है? भारत का जो देशांतरी विस्तार है अगर पूर्व और पश्चिम में देखें तो लगभग गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है, उदय होता है, और 2 घंटे के पश्चात गुजरात में सूर्योदय होता है। ये इसका कारण है कि देशांतरी विस्तार में अंतर होने के कारण, देशांतरी विस्तार में अंतर होने के कारण, ये देशांतरी विस्तार में अंतर होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो देशांतरी विस्तार के अंतर होने के कारण। और भारत का मानक मध्याह्न रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक यामोत्तर माना गया है या मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। ये जो हम कटी हुई रेखा देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, जो उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से। और अक्षांश का प्रभाव भी दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यही कारण है कि कहीं सूर्योदय पहले हो जाता है और कहीं सूर्योदय बाद में होता है। तो ये स्थानीय समय किसे कहते हैं? जब सूर्य दिन के लगभग 12 बजेंगे, अभी तो मानक समय भारतीय मानक समय है, लेकिन जब सूर्य जो है ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है और दोपहर के 12 बजते हैं, तो हमें अगर देखें तो वो वहाँ का स्थानीय समय कहलाता है। तो देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण भारत का एक ही मानक यामोत्तर माना गया, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो मिर्जापुर के पास से गुजरती है। तो वहीं का मानक जो स्थानीय समय है वो पूरे देश का मानक समय मान लिया गया, और जिसको हम IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो अभी हम जब भी कहते हैं कि इतने बजे हैं, 5 बजे हैं शाम, यानी ये पूरे भारत में एक ही समय माना गया। तो 5 बजे यानी IST के अनुसार, भारतीय मानक समय के अनुसार सायंकाल 5 बजे। और विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है रसिया या रूस, जहां 11 समय क्षेत्र भी से हैं, 11 समय क्षेत्र हैं। चूंकि उनका देशांतरी विस्तार रूस का बहुत ही अधिक है, वो यूरोप और एशिया यानी 2 महाद्वीपों का देश रूस है। यही कारण है कि वहाँ 11 समय क्षेत्र हैं। अलग अलग जगहों पर, स्थानों में, एक ही देश में अलग अलग टाइम है, यानी टाइम जोन जो है अलग अलग है। एक ही समय मानक समय नहीं माना गया है, क्योंकि वहाँ का देशांतरी विस्तार ये बहुत अधिक है। अपेक्षाकृत भारत की तुलना में देखें तो बहुत अधिक है, इसलिए सुविधा के लिए कई समय क्षेत्र वहाँ निर्धारित किए गए हैं। अब हम देखें अगर भारत और विश्व की स्थिति, तो भारत में विश्व की स्थिति जो है, विश्व में भारत
तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अभी हम देख सकते हैं कि ये जो पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन, और तो 0 डिग्री जो है विषुववृत्त, तो उसके उत्तर में भारत स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जो पीले कलर से दिख रहा है हमारा देश, और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, अगर हम देखें इंडियन ओशन या हिंद महासागर, ये हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो भारत की बहुत ही अधिक केंद्रीय स्थिति है, और जिसके कारण विश्व में किसी भी महासागर का नाम किसी देश के ऊपर नहीं पड़ा है। हमारी केंद्रीय स्थिति और उस समय हमारे विश्व में क्या स्थिति थे उसके आधार पर अगर हम देखें तो एक महासागर का नाम जो इंडियन ओशन या हिंद महासागर पड़ा, ये बहुत ही गर्व की बात है। तो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, तो सेंट्रल है, जिससे हमें व्यापार में प्राचीन काल में, चाहे वो अंग्रेजों के समय या वर्तमान में, ये इसका काफ़ी लाभ भारत को है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो अधिकतर जल मार्ग से होता है। तो भारत की जो केंद्रीय स्थिति है, एक और जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, 3 और सागर से घिरा हुआ है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये विश्व में या एशिया में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम देखें भारत के मानचित्र को, तो दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत या लंबवत फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से ये भारत निकटतम संबंध बनाए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है, और यही कारण है, जैसा कि मैंने चर्चा की, कि एक महासागर का नाम हमारे देश के ऊपर हिंद महासागर पड़ा। ये जो मानचित्र है और विश्व में स्थिति है उसको हम देख सकते हैं कि विश्व में भारत की स्थिति जो है कितनी केंद्रीय स्थिति है, और व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, दूसरे देशों से व्यापार के लिए जो केंद्रीय स्थिति है, एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो इस कारण भारत की महत्ता प्राचीन काल में भी रही, मध्यकाल में रही, और वर्तमान में भी भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है। तो इस तरह अगर हम देखें तो भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है, और एशिया के अगर देखें तो किधर है, दक्षिण एशिया के दक्षिण, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व। अब भारत का विश्व के देशों के साथ संबंध की बात करते हैं। तो भारत का विश्व के देशों के साथ जो संपर्क है युगों पुराना है, और ये संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से भी होकर था। अगर देखें उत्तर के पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, और समुद्री मार्ग बहुत समय तक लोगों को जानकारी नहीं थे। जैसे चीन से भी प्राचीन काल में जो चीनी यात्री आए, और वेनसांग, फाइयान, तो दूसरे देशों से विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए, और इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। तो देखें कि अगर हम देखें विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान वर्तमान समय भी हो रहा है, लेकिन इसका नामकरण बदल गया है। अभी हम उसको वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण करते हैं, तो इसका सिर्फ स्वरूप बदला है। तो प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान भारत से होता रहा है, और भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अद्भुत संपर्क रहा। उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, ये आदि भारत से ही संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। और बहुत सारे जो है जो व्यापारी आए आकर्षित होकर के मसाले की खोज में, मसाले का व्यापार करने के लिए,
तो मसाले, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। यानी स्थापत्य कला, वास्तु निर्माण कला शैली या वास्तु शैली, अगर हम देखें बहुत से विदेशी हमारे यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने शासन किया और यहाँ बस गए, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति के एक अंग बन गए। तो उन्होंने यहाँ कहीं ना कहीं स्थापत्य वास्तुकला शैली को प्रभावित किया और इसके उदाहरण हमें यहाँ की मीनारों और गुंबदों में देखने को मिलता है। मुगल काल में हो या बाद के काल में हो, अगर देखें सल्तनत काल में हो, तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो भारत के व्यापारिक और वैचारिक विभिन्न वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान भारत से लगातार होता रहा है, प्राचीन काल में भी होता रहा और वर्तमान समय में भी ये जारी है। अब है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र, भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं कौन कौन से हैं? भारत में अगर देखें 29 राज्य और 7 के शासित प्रदेश हैं। अब हमारे देश की सीमा किन किन देशों से मिलती है, हम ये मानचित्र देख सकते हैं और उसके आधार पर ये बता सकते हैं। अगर हम देखें तो उत्तर जो पश्चिम में है पाकिस्तान से सीमा मिलती है और थोड़ी सीमा जो है अफगानिस्तान से भी मिलती है। अगर उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से हमारी सीमा मिल रही है। तो ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। और समुद्र में अगर देखें तो श्रीलंका से हमारा मुख्य स्थल सीमा नहीं मिलती है, लेकिन ये भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त मालदीव जो हमारा निकटवर्ती जो है, ये भी पड़ोसी राष्ट्र है। मालदीव, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं मालदीव की स्थिति। तो ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। और तो भारत की मुख्य जो सीमाएं हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, और दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी राष्ट्र हैं, एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव। तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जैसा कि हमने अभी मानचित्र में दिखा है। और अब आ रहा है पाक जल संधि। ये पाक जल संधि जो है, ये भारत और श्रीलंका के बीच जो एक दिख रहा है, ये पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो पाक जल संधि भी है। तो इस तरह हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानकारी लिया इस पाठ में। अब इससे संबंधित प्रश्न की बारी है कि हम इसके कुछ प्रश्न जो पुनरावृत्ति प्रश्न है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम, कि अरब सागर में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है जैसे, या बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसी तरह दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, उन देशों के नाम बताइए जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। जैसे 6 राष्ट्र जो है हमसे बड़े हैं, हमारा 7वां स्थान है। और हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी राष्ट्र के नाम बताइए। और भारत में किन किन राज्यों से होकर के ये जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है, इसके बारे में आप लिख करके जानकारी करें, मुख्य बिंदु लिखें और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखें। धन्यवाद।